हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की यूपी हायर के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसका जो यूनिट वन है, यूनिट वन में क्या चीज़ समसामयिक मुद्दे, जिसमें क्या है, चार टॉपिक हमारे हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं बता दे रहा हूँ। और उसके ये 50 MCQ हैं कुल मिला के। कितने MCQ दोस्तों? 50 MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 MCQ सॉल्व करेंगे। और 6 दिनों में मैं 6वां यूनिट कोशिश करूंगा। 50-50 300 क्वेश्चन हम लोगों के तैयार हो जाए। जितने भी दिन बाकी रहेंगे मैं कोशिश करूंगा 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और कोशिश करूंगा एक दिन मैराथन क्लास लाने के लिए। मैराथन में कोशिश कर रहा हूँ लाने के लिए। तो हमारी जो यूनिट वन है, यूनिट वन यूनिट वन यूनिट वन में क्या क्या चीज़ें हैं। पीला ही कर दें, कलर हम थोड़ा चेंज कर दें। ये कलर थोड़ा सा ठीक नहीं आ पाता है। पिंक कलर, किस कलर में कर दें, किस कलर में कर दें क्या, पीले में। यूनिट वन यूनिट वन में क्या क्या चीज़ आती, ज़्यादा ही पीले ही हो गया। तो फिर कौन सा कलर डाल दें ठीक रहेगा। कलर में कौन सा कलर ठीक रहे, सफ़ेद कर दें क्या, सफ़ेद कर दें या ऐसा कलर कर दें। ये कलर कर देते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। हाँ ठीक कलर ये आ रहा है। यूनिट वन में हमारी क्या क्या चीज़ें, समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे। ठीक, मुद्दे हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चार टॉपिक हैं। एक टॉपिक है क्या हमारा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं। ठीक, चार सेक्शन में है। दूसरा क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, खेल समाचार, खेल समाचार। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा आगे विज्ञान क्षेत्र में नवीनतम शोध, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, नवीनतम शोध। ठीक, ये हमारे चार टॉपिक हैं। इस यूनिट नंबर एक में जो समसामयिक मुद्दे, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, खेल समाचार, विज्ञान क्षेत्र में नवीनतम शोध क्या क्या है। तो हमारा ये 50 क्वेश्चन का MCQ है दोस्तों। तो हम गुजारिश करेंगे आप लोग देखिए किस तरीके से मैंने सेट किया है। माइक हमारे पास नहीं था, माइक भी अब हो गया बढ़िया से, आपके पास आवाज़ भी बहुत बेहतर तरीके से जा रही है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया, बताइए। 5 वर्षों के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। बताइए, कितने राशि का आवंटन किया गया है दोस्तों, बताइए कितने राशि का आवंटन किया गया है। ये किया गया है कितने राशि के, 10,000 करोड़। कितना, 10,000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या चीजें, इसके अंतर्गत तीन क्या चीजें खुलेंगी, तीन NIPER संस्थान खुलेंगे, इसके अंतर्गत खुलेंगे। और क्या होगा दोस्तों इसके अंतर्गत, 1,000, इसमें 1,000 प्लस क्या चीज़ है, नैदानिक परीक्षण स्थल, स्थल भी, नैदानिक परीक्षण स्थल विकसित किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे इसके अंतर्गत। तो कितना, बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए कितना, योजना के लिए 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने आवंटन किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो क्या करे, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है। 4.1%, 4.3%, 4.5% या 4.8%, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या है, कितने परसेंट सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य रखा है, जीडीपी का कितना रखा गया है। ये रखा गया 4.3%, 4.3%। पिछले साल कितने, पिछले साल कितना रखा गया था, पिछले साल हमारा रखा गया था, पिछले साल कितना था, पिछले साल था 4.4%। अगर मान लीजिए आपसे पूछ भी लिया तो पिछले पॉइंट 4.4%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। तीन क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट की दर को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया, कितना कर दिया, केंद्रीय बजट 2026-27 में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का दर कितना परसेंट, 15% घटाकर कितना किया गया है, कितना किया गया है दोस्तों। ये किया गया है कितना, 14%। कितना, 14%। कारपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, किसके लिए, ये कारपोरेट कारपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन
देने के लिए, देने के लिए, ठीक दोस्तों, उनके लिए 1 अप्रैल 2026 न्यूनतम वैकल्पिक दर, जिसे मैट बोला का अंतिम कर मान लिया गया, इसकी दर 15% से घटाकर पहले कितना था, पहले दोस्तों था, पहले अगर आपसे पूछ लिया पहले दर कितनी थी, पहले दर थी 15%, कितनी थी 15, अब कितना हो गई 14%, कितनी हो गई 14%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहे हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, सौर पैनलों का निर्माण, स्वदेशी चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, या सॉफ्टवेयर निर्यात बढ़ाना, या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना। बताइए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, क्या है, स्वदेशी चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, क्या है, स्वदेशी चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है, यूपी गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, 2 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख या 10 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, ये होगा हमारा कितना 5 लाख, कितना 5 लाख, ये होगा हमारा आंसर क्या 5 लाख। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक महत्वाकांक्षी योजना है यूपी गवर्नमेंट की, जो प्रतिवर्ष कितना 1 लाख चयनित युवाओं को, कितना प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को, 1 लाख उद्यमियों को क्या करना है, तैयार करना है, तैयार करना है। ठीक, 1 लाख उद्यमियों को तैयार करना है। इसमें चयनित युवाओं को स्वरोजगार के लिए कितना 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके लिए 1,000 करोड़ का बजट आवंटन है। अगर पूछ लिया जाए इसके लिए कितना बजट आवंटन है, कितना 1,000 करोड़ का, कितना 1,000 करोड़ का बजट आवंटन है, बजट आवंटन है इस योजना के लिए, बजट आवंटन है इस योजना के लिए। तो आपका ये भी फैक्ट क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य कौन सा, जिसने हाल ही में 2100 प्रशिक्षुओं को टूल किट वितरित किए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। बताइए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस राज्य की योजना है, ये है हमारे किसके, उत्तर प्रदेश राज्य की, किसकी, उत्तर प्रदेश राज्य की, जो राज्य के प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिला रही, कौशल विकास को बढ़ावा देंगे। हाल ही में इसके तहत 2100 प्रशिक्षुओं को टूल किट प्रदान किया गया, कितना 2100 प्रशिक्षुओं को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अस्थायी DGP की नियुक्ति के लिए मार्च 2026 में UPSC के पैनल भेजे। वर्तमान मार्च 2026 यूपी कार्यवाहक DGP कौन थे, यूपी के कार्यवाहक DGP कौन थे, प्रशांत कुमार, मुकुल गोयल, राजीव कृष्ण, अमिताभ व्यास। बताइए कौन थे, ये कौन थे भैया, ये राजीव कृष्ण। कौन थे, राजीव कृष्ण। कौन थे ये, राजीव कृष्ण। 2022 में ये थे, 2022 में अस्थाई थे, ये अस्थाई DGP थे, ये अस्थाई DGP थे, अस्थाई DGP थे। उसके बाद किसी अस्थाई DGP की नियुक्ति नहीं की है गवर्नमेंट ने। अब आने वाले समय पैनल को नाम भेजा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या क्या, विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों किया गया है, बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये किया गया है। अगर आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब देने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बताइए, बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए आप लोग। ये कहाँ हुआ था, ये विश्व के सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में हुआ, प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। कहाँ हुआ था दोस्तों, प्रयागराज में हमारा हुआ था। कहाँ, प्रयागराज में हमारे हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा है, महाकुंभ 2025 में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कितना हेक्टेयर भूमि विशाल तंबू नगर बसाया गया। जो विशाल तंबू नगर टेम्पररी सिटी बसाया गया था महाकुंभ में, वो कितना हेक्टेयर का था, 2000 हेक्टेयर का, 3000 हेक्टेयर का, 4000 हेक्टेयर या 5000, कितने हजार हेक्टेयर का था ये दोस्तों, ये था हमारा 4000 हेक्टेयर का, अर्थात 40 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर
में एक विशाल तंबू नगर निर्माण किया जिसमें 1.5 लाख टेंट और 1.5 लाख शौचालय स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, महाकुंभ 2025 का आयोजन आधिकारिक रूप से किन तिथियों के मध्य संपन्न हुआ? 1 जनवरी से 15 फरवरी 2025, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025, 14 जनवरी 1 मार्च 2025 या 15 जनवरी से 10 मार्च 2025 है, बताइए। जो महाकुंभ का आयोजन हुआ आधिकारिक रूप से किन तिथियों के मध्य संपन्न हुआ था? अगर आपको याद हो, ये हुआ था क्या? 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य। 13 जनवरी से, क्योंकि 13 जनवरी क्या पड़ा था? 13 को पड़ता है क्या? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, ठीक, मकर संक्रांति, ठीक दोस्तों। उसके बाद 26 फरवरी को क्या? 26 फरवरी को क्या पड़ा था? 26 को पड़ा था महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, ठीक। तो इन दोनों के मध्य ये चला था। इस अवधि में लगभग कितना गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लगभग 60-65 करोड़ श्रद्धालुओं ने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे? दिसंबर 2025 भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट पूर्ण स्वदेशी डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? जो 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट पूर्ण स्वदेशी डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? दिसंबर 2025 में जो लॉन्च किया गया। शक्ति, ध्रुव 64, विक्रम 3201 या परम, बताइए कौन सा था? ये था हमारा क्या? ध्रुव 64। ध्रुव 64 किसके द्वारा डेवलप किया गया? सी डैक द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किसके द्वारा किया गया? सी डैक द्वारा। सी डैक द्वारा। अब सी डैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर क्या? डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक, कंप्यूटिंग। सीडीएक द्वारा विकसित ध्रुव 64 भारत का पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट स्वदेशी डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। दिसंबर 2025 में लॉन्च किया चिप सामरिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? इसरो द्वारा विकसित उस 32 बिट स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है जो विशेष रूप से अंतरिक्ष विकिरण को सहने के लिए डिजाइन किया गया है? ध्रुव 64, विक्रम 3201 या फिर व्योम 1.0 या आदित्य चिप, बताइए। ये क्या इसरो द्वारा विकसित उस 32 बिट स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है जो विशेष रूप से अंतरिक्ष विकिरण को सहने के लिए डिजाइन किया गया है? बताइए इसका क्या नाम है? ये इसका नाम है क्या? 3201 विक्रम, ठीक। इसरो द्वारा अंतरिक्ष अभियान में विशेष रूप से डिजाइन किया गया विक्रम 3201 32 बिट स्वदेशी प्रोसेसर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह बाहरी अंतरिक्ष में अत्यधिक विकिरण रेडिएशन को सहने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? 14 अप्रैल 2025 को भारत के किस पहले 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया? बताइए कौन था? QPAI इंडस, कावेरी क्यों या परम क्वांटम या सिंपल क्यों? बताइए कौन सा ये था सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर जो 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग था? बताइए ये कौन था? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा क्या है? ये था QPAI इंडस। QPAI, क्योंकि 2025 विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को क्या माना जाता है? विश्व 14 अप्रैल, अगर आप ना पता, विश्व क्वांटम दिवस, विश्व क्वांटम दिवस, ठीक, विश्व क्वांटम दिवस, ठीक। अवसर पर QPAI नामक स्टार्टअप ने QPAI इंडस लॉन्च किया जो 25 क्यूबिट क्षमता वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? नवंबर 2025 में घोषित भारत के सबसे शक्तिशाली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या जिसकी क्षमता 64 बिट है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या गंगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। इसका नाम है दोस्तों, जो शक्तिशाली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर का नाम है कावेरी। क्वांटम कंप्यूटर क्षेत्र में तीव्र प्रगति करते हुए भारत ने नवंबर 2025 अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रोसेसर कावेरी प्रति जिसकी क्षमता कितना है? 64 क्यूबिट है। 64 क्यूबिट है। कितना है? 64 क्यूबिट, 64 क्यूबिट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? हाल ही में चर्चा रहा भारत जेन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्वदेशी कोविड वैक्सीन से, भारत का पहला बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, कृषि ड्रोन नेटवर्क से या राष्ट्रीय जीनोम डेटाबेस से? बताइए किसे? भारत जेन किससे रिलेटेड है? भारत जेन रिलेटेड है किससे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड है। क्या? भारत का पहला बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल
ठीक, भारत का पहला संप्रभु लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट कर, इसके माध्यम से कृषि साथी और मधुनियत एआई जैसे अनुप्रयोग चलाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो द्वारा जनवरी 2025 में निष्पादित स्पैडेक्स प्रयोग का उद्देश्य क्या था? इसरो ने जनवरी 2025 में जो निष्पादित स्पैडेक्स प्रयोग का उद्देश्य क्या था? क्षुद्र ग्रह से नमूना वापसी के लिए था, अंतरिक्ष कक्ष में 2 उपग्रहों के डॉकिंग के लिए था, या मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन के लिए था, या फिर सूर्य के कोरोना का अध्ययन के लिए था? बता, स्पेस डॉकिंग किससे रिलेटेड था? यह था किसी अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने से रिलेटेड। डॉकिंग जो आई जो 16 जनवरी 2025 इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सटीक रूप से जोड़ना था, जो तकनीक रूप से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 22 के निर्माण के लिए अपरिहार्य बहुत जरूरी है। ये किसके, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा, उसके लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी था, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, जो किस अफ्रीकी देश में पहला G20 आयोजन था? नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कहाँ? ये किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए थे। 18, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य थीम क्या थी? जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन में उसकी थीम क्या थी? बताइए दोस्तों, उसकी थीम क्या थी दोस्तों? अगर आपको पता है उसकी थीम क्या थी, अगर आपको पता हो तो उसकी थीम क्या? उसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसमें अफ्रीकी ऋण राहत और खास सुरक्षा पर 122 अनुच्छेदों की घोषणा जारी हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, G20 शिखर सम्मेलन 2025 दौरान यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ ऐतिहासिक क्लीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप CTIP के साथ हस्ताक्षर किए? बताइए, किसके साथ हस्ताक्षर किया था EU ने किसके साथ ये हस्ताक्षर किया था? दक्षिण अफ्रीका, जो मेजबान देश था दक्षिण अफ्रीका, उसके साथ ये समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था बेलिम, ब्राजील में। कहाँ किया गया था? बेलिम, ब्राजील। नवंबर 2025 में ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में स्थित शहर बेलिम में आयोजित किया, जहां वनों के संरक्षण पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? COP30 सम्मेलन 2025 में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने हेतु कौन सी नई पहल लॉन्च की गई? COP30 सम्मेलन में 2025 में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने हेतु कौन सी पहल लॉन्च की गई? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, या अमेजन रेस्क्यू मिशन, या इको इन्वेस्टमेंट फंड? बताइए क्या किया है COP30 के दौरान? क्या किया गया था? ये किया गया था हमारा, ये किया गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। क्या, अगर आपसे पूछ दिया जाए ब्राजील में जहां हुआ तो ब्राजील के राष्ट्रपति क्या नाम है? राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये है लूला डा सिल्वा। क्या? लूला डा सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है लूला डा सिल्वा। उन्होंने ही, इनके नेतृत्व में इस बहुपक्षीय फंडिंग तंत्र की शुरुआत की। यह तंत्र उन देशों को वित्तीय रूप से पुरस्कृत कर जो उष्णकटिबंधीय वनों को संरक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की, जिसने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर दिया? बताइए किसने की? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस के कजान में। किसने किया था? रूस ने किया था। जिसमें ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं? ब्रिक्स बी से ब्राजील है, आर से रूस है, इसमें आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। तो 5 देश इसमें जो 2025 में सम्मेलन हुआ, इसकी मेजबानी रूस के कजान शहर में की गई। इस सम्मेलन में वैश्विक शासन में सुधार और बहुध्रुवीय व्यवस्था के निर्माण का समर्थन किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संपन्न ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? ये जीता था किसने? भारत ने। ये किसने जीता था? भारत ने। किसे हराया? इसमें फाइनल में किसे हराया? न्यूजीलैंड को हराया। पराजित कौन हुआ था? न्यूजीलैंड। ठीक। भारत ने कितना स्कोर बनाया था? 255 रन। और न्यूजीलैंड कितना? न्यूजीलैंड 159 पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर
24 T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने किसे दिया गया? फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुए थे, अगर आपको सवाल आ जाए कौन हुए थे? जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। फिर क्या गया? मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था किसे? ये संजू सैमसन थे। किसने? संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली थी, 89 रन की पारी खेली थी और शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें क्या प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 26, विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला विंबलडन खिताब को हराकर अब विंबलडन 2025 में पुरुष एकल के फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब किसने जीता? अपना विंबलडन खिताब किसने जीता था बताइए? कौन? ये थे जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? ये इटली खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर ने किसे 2 बार की गत चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज को अपना पहला विंबलडन खिताब हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 27, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? आर्यना सबालेंका, इगा स्वियातेक, कोको गॉफ या एलिना रिबाकीना? बताइए। ये इगा स्वियातेक कहाँ की थी? ये पोलैंड की हैं। कहाँ की? पोलैंड की। ठीक, पोलैंड खिलाड़ी जिन्होंने अपना 2025 में अपना वर्चस्व काम करते हुए महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस देश की फातिमा बास फर्नांडिस ने जीता? बताइए। किस देश की फातिमा बास फर्नांडिस ने जीता था? ये बताइए। ये फातिमा बास फर्नांडिस कहाँ की थी? ये थी कहाँ की? मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको के। थाईलैंड में 2025 में कहाँ 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मैक्सिको की फातिमा बास ने फर्नांडिस 100 से अधिक देशों की सुंदरियों को पछाड़कर ये खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीतने वाली सुजाता चुआंगस्त्री किस देश की पहली विजेता है? सुजाता चुआंगस्त्री किस देश की पहली विजेता है जो भारत के हैदराबाद आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 खिताब? बताइए। ये हैं कहाँ की? ये हैं थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड की। हैदराबाद में तेलंगाना, हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना में है। तो 31 मई 2025 आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कौन सी थी? ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। ठीक, याद रहे। थाईलैंड की सुजाता चुआंगस्त्री ने ताज पहने या संतर प्रतियोगिता में इतिहास में थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड जीत थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? संजीव को, बद्री नारायण को या ममता कालिया को या फिर गगन मिल को? बताइए। ये ममता कालिया को। इसके? ममता कालिया हिंदी भाषा के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में उनके किस बहुचर्चित संस्मरण के लिए प्रदान किया गया? जीते जी इलाहाबाद, मुझे पहचानो, तुमड़ी के शब्द, यादों का शहर। किसके लिए? उनके संस्मरण किसके लिए? जीते जी इलाहाबाद। उनका संस्मरण जो है जीते जी इलाहाबाद के लिए थे। उनके साहित्य का व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों का मार्मिक चित्रण इसमें है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? इसमें अमिताभ घोष, नवतेज सरना, नीलम शरण गौर या अरुंधति राय? ये कौन है? ये इसमें है नवतेज सरना। कौन है इसमें दोस्तों? नवतेज सरना। पूर्व भारतीय राजनयिक और प्रसिद्ध लेखक नवतेज सरना को अंग्रेजी भाषा के उनके साहित्य योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि पूर्व राजनयिक नवतेज सरना को उनके किस ऐतिहासिक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? द शैडो लाइन्स के लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, द किंग इन रागा जानकी के लिए, द गोल्डन हाउस के लिए? बताइए। उनका उपन्यास जो है क्रिम्सन स्प्रिंग, जो क्रिम्सन स्प्रिंग है, इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। जो किससे रिलेटेड है? ऐतिहासिक उपन्यास जलियांवाला बाग हत्याकांड की उस पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिले। ये इसमें किस चीज का उल्लेख है? जलियांवाला बाग पृष्ठभूमि पे, जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है कि पृष्ठभूमि पर लिखा गया है ये। ठीक दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कह रहा है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए पार्वती तिकी को उनके किस कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए पार्वती तिकी को उनके किस
कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया? बताइए। चांदपुर की चंदा, फिर उगना, या स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, या प्रमेय? किसके लिए किया गया इन्हें? फिर उगना के लिए। किसके लिए? फिर उगना के लिए। साहित्य अकादमी 2025 युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए इनके पार्वती को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, गणतंत्र दिवस 2026 का अवसर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित वीएस अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वीएस अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? किसके? ये थे किसके? केरल के। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत सरकार ने क्या सर्वोच्च सम्मान से पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 36, वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण से मरणोपरांत किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? कौन थे ये? ये धर्मेंद्र सिंह देवल। कौन थे ये? धर्मेंद्र सिंह देवल। इन्हें क्या कहा गया है? ही मैन। ही मैन। ही मैन नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। इनके अप्रतिम योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, पद्म भूषण 2026 में सम्मानित उदय कोटक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार या उद्योग, या कला के लिए? उदय कोटक किससे रिलेटेड है? उदय कोटक ये व्यापार और उद्योग से रिलेटेड है। क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं ये। उदय कोटक किसके हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक। महिंद्रा बैंक के संस्थापक। और क्या है? और प्रबंध निदेशक रहे। इसके क्या रहे हैं? प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक रहे उदय कोटक। व्यापार और उद्योग विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पद्म भूषण 2026 सम्मानित ममूटी किस भारतीय सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार है? तमिल सिनेमा के लिए, तेलुगु सिनेमा के लिए, मलयालम सिनेमा या कन्नड़ सिनेमा? ममूटी कहाँ के सुपरस्टार है? ममूटी मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इसके लिए उन्हें 2026 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल एच देवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को किस विशिष्ट खोज के लिए दिया गया? भौतिकी का नोबेल 2025 पुरस्कार जो हुआ है वो किस क्षेत्र के लिए इन्हें दिया गया? लेजर भौतिकी में ऑटो सेकंड प्लस के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए, या क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण के लिए, या ब्लैक होल डायनेमिक्स के लिए? बताइए इन्हें किसके लिए दिया गया? ये दिया गया इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए। इन्हें विशिष्ट खोज के लिए ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे? जॉन क्लार्क को। किसे? जॉन क्लार्क, मिशेल एच देवरेट, जॉन एम मार्टिनिस को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को किसके विकास के लिए दिया? क्रिस्पर कैस 9 के लिए, या मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, या एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए, या लिथियम आयन बैटरी के लिए? बताइए ये जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 ये किसके लिए दिया गया? ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया। किसे? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एस यागी को रसायन नोबेल का 2025 मिला। ठीक। MOFS क्या? अत्यधिक छिद्रयुक्त सामग्री जो विषैली गैसों और कार्बन को सोखने तथा पानी को फिल्टर करने में क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है। क्वेश्चन नंबर 41, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किस हंगेरियन उपन्यास को प्रदान किया गया है? जॉन फॉसे को, लॉज़लो क्रासना होरकाई को, एनी एर्नॉक को, या लुई ग्लक को? बताइए ये किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हंगरी के किसे? हंगरी के लाज़लो क्रास होरकाई को। ठीक, उनके जटिल, दूरदर्शी और नवीन साहित्यिक लेखन के लिए प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को किस देश में लोकतंत्र की रक्षा के प्रयासों के लिए दिया गया? बेलारूस, ईरान, वेनेजुएला या म्यांमार? बताइए किसे दिया गया? ये वेनेजुएला की कौन? मारियाना कोरिनो मचाडो को। ये वेनेजुएला जो विपक्षी नेता है मारियाना कोरिनो मचाडो ने वहां के तानाशाही शासन के खिलाफ लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के साहसिक शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। 43,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 जोएल मोकियर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया, बताइए। किस क्षेत्र में दिए गए अर्थशास्त्र का नोबेल जोएल मोकियर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को प्रदान किया गया? उन्होंने क्या पहचाना? क्या पहचाना उन्होंने? उन्होंने पहचाना क्या? तकनीकी तकनीकी प्रगति के माध्यम से क्या सतत विकास कैसे किया जाए। तकनीकी प्रगति लंबी अवधि में आर्थिक विकास और वृद्धि में प्राथमिक शर्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमन साकागुची को किस खोज के लिए दिया गया, बताइए। जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 ब्रुनको, रैम्सडेल और साकागुची को मिला, उनकी खोज स्पष्ट करती है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करता है। शरीर का क्या? प्रतिरक्षा तंत्र, परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम कैसे अपने ही ऊतकों पर हमला करने से बचता है, ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरलीकृत नियमों वाला नया आयकर अधिनियम 2025 किस तिथि से लागू करने का प्रस्ताव है? 1 जनवरी 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2027 से या 1 जुलाई 2026 से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बजट 2026-27 प्रावधानानुसार करदाताओं के लिए कर ढांचे को अत्यधिक सरल बनाने के उद्देश्य नया आयकर अधिनियम 2025 तैयार किया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय बजट 2026-27 में एसएमई ग्रोथ फंड के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया, बताइए। कितनी राशि का प्रदान? सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने 2026-27 में कितने करोड़ का बजट आवंटन किया? ये आवंटन किया है 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड की घोषणा की, जो छोटे उद्यमों की जोखिम पूंजी मुहैया कराएगा। 43, COP30 जलवायु सम्मेलन में यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा समर्थित जीवाश्म ईंधन से दूरी समझौते पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 40 देश, लगभग 60 देश, लगभग 80 देश, 100 से अधिक देश, बताइए। COP30 बेलिन ब्राजील में यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों से 80 से अधिक देशों ने जीवाश्म ईंधन क्या क्या चीज होता है? कोयला होता है, तेल होता है, गैस के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए नए गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। कितने देशों ने? 80 से अधिक देशों ने। कितने? 80 से अधिक देशों ने ये हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 48, G20 शिखर सम्मेलन 2025 दौरान अफ्रीकी देशों पर विशेष ध्यान दिया गया। G20 ट्रोइका के आधार पर वर्ष 2026 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास है? रूस, भारत, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, ये चीज हमेशा ये किसका है? ये अमेरिका को ही है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका प्रणाली चलती है। दक्षिण अफ्रीका 2025 बाद 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मेजबानी कौन करेगा? यूएस करेगा। कौन? यूएस करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, अमृत की खोज की पौराणिक कथाओं पर आधारित और 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाला महाकुंभ 2025 में किस राज्य में भारी बुनियादी ढांचा निवेश का कारण बना? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आराम से इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? यूपी के किस आईपीएस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक पद डीजीपी पद से दौड़ में अग्रणी माना जा रहा है, जो लगभग 10 महीने कार्यवाहक डीजीपी ग्रुप में सेवारत है? बताइए कौन माना जा रहा है? ये माना जा रहे हैं कौन? ये माना जा रहे हैं कौन? राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 50 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। 50 एमसीक्यू हमारे इस तरीके से कंप्लीट होते हैं दोस्तों। 50 एमसीक्यू हमारे इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। स्लाइड चली गई दोस्तों। 50 एमसीक्यू हमारे इस तरीके से, ठीक दोस्तों। तो हम लोग अपने इस 50 एमसीक्यू को हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो अब मिलते हैं जो यूनिट नंबर 2 है हमारा। यूनिट नंबर 2, यूनिट 2 है जो हमारा, क्या कह रहे हैं? यूनिट 2, यूनिट 2 जो हमारा है उसके लिए हम, उसके लिए यूनिट 2, यूनिट 2 इसके लिए क्या करेंगे? यूनिट 2 में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, इसके लिए भी 50 क्वेश्चन, कल हम 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू
MCQ। इसमें जो सारे उप टॉपिक हैं क्या क्या, शिक्षण शोध, इसमें उप टॉपिक क्या क्या है, इसमें है उप टॉपिक क्या क्या है, इसमें उप टॉपिक क्या है, शोध है, नहीं पहले टीचिंग है, टीचिंग है, टीचिंग है, दूसरा हमारा क्या है, रिसर्च है, रिसर्च है, रिसर्च है, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, डाटा है, डाटा, और चौथा टॉपिक में हमारे क्या चीज़ आ जाता है, यूजीसी आ जाता है, क्या यूजीसी। तो ये हम कवर करेंगे कल, ठीक, कल कितना, 50 MCQ, पूरा ये टॉपिक हमारा कवर रहेगा, ठीक। अब मिलते हैं दोस्तों कल, हम आप लोगों से कल मिलते हैं। आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखिए, आपके काम की बहुत चीज़ें हैं, ठीक। मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।